हेलो स्टूडेंट्स, आई एम BL चौधरी, टीम बोटनी CLC सीकर। हाँ तो बेटा स्वागत है आज के लेक्चर में आपका। तो ध्यान दीजिएगा बेटा कि इकोलॉजिकल हायरार्की में पारिस्थितिक पदानुक्रम में अपन फर्स्ट जो उसकी बेसिक यूनिट होती है, सबसे आधारभूत इकाई होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्टी। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्टी का अपन अध्ययन कर चुके हैं। फिर अपन ने बात की कि जो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है वेस्टी है उस पर जो एनवायरमेंट के एबायोटिक फैक्टर्स हैं, तो जो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं उसमें अपन ने 3 कैटेगरी बनाई। क्लाइमेटिक फैक्टर हैं या आप समझ सकते हैं कि इडेफिक फैक्टर हैं, टोपोग्राफी है, उन पर उनका क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रभाव होता है। साथ ही साथ बेटा अपन बात करें फिर वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो एबायोटिक है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसके प्रति क्या रेस्पॉन्स शो करता है। तो अपने 3 कैटेगरी जो अपन ने बनाई थी, रेगुलेट, रेगुलेटर और आप जानते हैं कि कन्फॉर्मर्स और पार्शियली रेगुलेटर। यस बेटा, उसके पश्चात आप जानते हैं कोई भी एक इंडिविजुअल किसी हैबिटेट में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेस को सुचारू बनाने के लिए बहुत सारे एडेप्टेशन शो करता है। क्लियर? तो अपन ने एडेप्टेशन स्टडी किया। आज के लेक्चर में बेटा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, आज के लेक्चर में अपन बात कर रहे हैं कि इकोलॉजिकल हायरार्की पारिस्थितिक पदानुक्रम की जो सेकंड लेवल होता है, सेकंड स्टेप होती है पॉपुलेशन समष्टि। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, और आप जानते हैं कि जो आपको जेनेटिक्स यानी जेनेटिक्स को बहुत रिलेट करेगा, को रिलेट करेगा। साथ में जो आप जोलॉजी के अंदर इवोल्यूशन पढ़ते हो, जैव उद्विकास आप पढ़ते हो, इवोल्यूशन वहां आपने पढ़ा है, तो उसको भी बहुत ज्यादा ये रिलेट करेगा। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन। आप भी जानते हो बेटा कि एक ही जाति, भाई इंडिविजुअल, समान इंडिविजुअल मिलकर एक जाति बनाते हैं, और एक ही जाति के जीवों का जो समूह होता है वो पॉपुलेशन होता है। उसको थोड़ा अपन और वे में इसकी डेफिनेशन को अपन बढ़ा दें तो देखिएगा बेटा, पॉपुलेशन समष्टि। तो एक समष्टि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, एक समष्टि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि एक ही जाति के जीवों का समूह, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म ऑफ ए वन स्पीसीज। तो एक ही जाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र को धारण करता है या ऑक्यूपाई करता है, एवं समान प्रकार के संसाधनों का उपयोग या साझा करता है और उनके लिए कंपटीशन करता है, स्पर्धा करता है। यस बेटा, तथा इनके मध्य अंतर प्रजनन, इंटरब्रीडिंग भी संभव हो तो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। बात को समझे भाई, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक ही जाति के जीवों का समूह जो समान प्रकार के संसाधनों को साझा करता है, उपयोग करता है, उनके लिए स्पर्धा करता है, और आप जानते हैं कि उनके अंदर आपस में इंटरब्रीडिंग संभव हो तो क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। यस, और आप जानते हैं बेटा कि जैसे हिरण की पॉपुलेशन है तो किसी भी एक डिफाइन एरिया में रह रही है, तो वहां आप जानते हो कि शाकाहारी है तो एक ही प्रकार के संसाधनों को यूज करेगी और आपस में इंटरब्रीड वो करते रहेंगे, मेल फीमेल, और न्यू प्रोजेनी भी प्रोड्यूस करते जाएंगे और आपस में उनमें स्पर्धा भी होगी खाने के लिए। बात को समझ रहे हैं? अब आप ध्यान दीजिए बेटा, तो देखो एक स्पर्धा होती है एक ही जाति में जो इंट्रा स्पेसिफिक होगी। स्पर्धा कौन सी होगी? इंट्रा स्पेसिफिक। फिर अपन जाके कम्युनिटी बनाएंगे दो पॉपुलेशन में एक ही संसाधन के लिए, तो वो होती है इंटर स्पेसिफिक। वो आगे बात करेंगे अपन। अब ध्यान दीजिए बेटा, अपन यहां बात कर रहे हैं ए पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड, ए पॉपुलेशन कैन बी डिफाइंड इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है एज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का ऐसा समूह, ऑफ वन स्पीसीज, एक ही जाति के इंडिविजुअल का समूह, ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, ऑक्यूपाइंग ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया, शेयर यानी यूज या साझा, शेयर और कंपीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज एंड पोटेंशियली इंटरब्रीड, और फिर आपस में अंतर प्रजनन करके और नई संतान उत्पन्न कर सके। यस बेटा, अब देखिएगा यहां पर जो आपने ये टर्म पढ़ी, यद्यपि अपन एक बात करते हैं, है ना, एल्दो यद्यपि अपन एक बात करते हैं बेटा कि जो टर्म इंटरब्रीडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंटरब्रीड। तो आप जानते हैं कि टर्म इंटरब्रीडिंग इंप्लाइज यानी प्रदर्शित करता है, इंप्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन को। यस बेटा, आप समझ सकते हैं भी जो टर्म इंटरब्रीडिंग है ना, अंतर प्रजनन, ये तो किसको शो करता है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, है ना।
भाई आप जानते हो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर मादा इंटरब्रीड करते हैं तो नई वायबल जो संतति प्रोड्यूस करते हैं वो लगभग अपने जनकों के समान होती है, लेकिन थोड़ी क्या होती है, भिन्न होती है। तो ये इंटरब्रीडिंग तो किसको शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बेटा वहां अपने टैक्सोनॉमी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ा था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट। बायोलॉजिकल कंसेप्ट, तो ये तो टैक्सोनॉमी के बायोलॉजिकल कंसेप्ट यानी जो जैविक अभिधारणा दी थी अर्नेस्ट मेयर ने। तो वहां आपने कहा था कि समान या लगभग समान जीवों का समूह जो आपस में इंटरब्रीड कर सके और आगे वायबल संतति प्रोड्यूस कर सके, वो आप जानते हैं कि एक स्पीसीज है। और अपने कहा था कि जाति को परिभाषित करने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन यानी जन्नात्मक पृथक्कृत। तो ऐसे जीवों के ग्रुप जन्नात्मक पृथक्कृत होते गए और वो आपस में जो इंटरब्रीड कर सकते थे वो अपने अपने अलग अलग जातियां होगी, है ना। ऐसे ही नई नई जातियां बनी पृथ्वी के ऊपर। तो वहां तो अपने ओनली सेक्सुअल को बिल्कुल, टैक्सोनॉमी में तो ओनली सेक्सुअल को ही अपन बिल्कुल 100% रेस्ट्रिक्टली लगा देते हैं। तो जिन जीवों के अंदर लैंगिक जनन की वहां क्षमता नहीं होती है तो फिर अपन उनको स्पीसीज में काउंट नहीं करते हैं। किसमें, बायोलॉजिकल स्पीसीज में, बायोलॉजिकल कंसेप्ट में उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे प्रोकैरियोट सम्मिलित नहीं होते हैं, कुछ यूकैरियोट जैसे खच्चरी होते हैं जिनमें लैंगिक जनन की क्षमता नहीं होती है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। लेकिन बेटा देखो यहाँ इकोलॉजी में अपन कहते हैं कि चाहे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल से बना हो और चाहे एसेक्सुअल से बना हो, दोनों को अपन पॉपुलेशन में काउंट कर सकते हैं। तो देखो फिर अपन यहाँ इकोलॉजी में क्या कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अपन यहाँ कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल, कि इवन यहां तक कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के परिणाम स्वरूप व्यष्टियों का मतलब समान व्यष्टियों का समूह बनता है तो पारिस्थितिक अध्ययन इकोलॉजिकल स्टडीज, पारिस्थितिक अध्ययन के उद्देश्य से, है ना, फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, पारिस्थितिक अध्ययन के उद्देश्य से समष्टि मान लिया जाता है। उसको भी आप जानते हो कि आप पॉपुलेशन कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहां तो बेटा अपन किसी भी ऑर्गेनिज्म पर अपन एनवायरनमेंट का इंपैक्ट पढ़ते हैं इकोलॉजिकल स्टडीज में। तो फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज मतलब पारिस्थितिक अध्ययनों के उद्देश्य से अपन ये कहते हैं कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रिजल्टिंग फ्रॉम इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए पॉपुलेशन फॉर द पर्पज ऑफ इकोलॉजिकल स्टडीज, यस बेटा। तो पारिस्थितिक अध्ययनों के उद्देश्य के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी एक इंडिविजुअल का जो ग्रुप बनता है उसको भी अपन कंसिडर करते हैं एज ए पॉपुलेशन। बात को समझे। तो ये इकोलॉजी में अपन बात दोनों की बात कर लेते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पर आपकी बात हुई। अब देखिएगा बेटा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताता हूं कि यद्यपि देखो कोई भी अपने कहा था कि एनवायरनमेंट में बहुत फ्लक्चुएशन होते हैं, कई ऐसे आवास होते हैं जैसे टेम्परेट एरिया, वहां तो बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएशन पाए जाते हैं। तो जो टेम्परेचर का या जो भी वातावरणीय परिस्थितियों के जो फ्लक्चुएशन होते हैं उसका सामना एक ऑर्गेनिज्म, एक इंडिविजुअल करता है। लेकिन अगर किसी वांछित ट्रेट यानी डिजायर्ड ट्रेट को पॉपुलेशन में सम्मिलित करना है तो आप समझ सकते हैं नहीं वो जो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा आएगा, और नेचुरल सिलेक्शन ऑलवेज ऑपरेट ऑन पॉपुलेशन। बात को समझे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपन बात करते हैं बेटा, है ना, यहां पर कि देखिएगा कि अपन एल्थो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अपन कहते हैं यद्यपि एक व्यष्टि, आप समझ सकते हैं कि कोप विथ ए चेंज एनवायरनमेंट, है ना, मतलब वो परिवर्तनशील वातावरण का सामना करता है। बट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट एट पॉपुलेशन लेवल टू सेलेक्ट डिजायर्ड ट्रेट, यानी किसी वांछित ट्रेट को या वांछित लक्षण को इवोल्यूशन के दौरान अगर लाना है या उद्विकास के दौरान कोई नया लक्षण लागू होता है तो किस पे लागू होता है बेटा, पॉपुलेशन पे लागू होता है। किस पे लागू होता है बताना, पॉपुलेशन पे। बात को समझ रहे हैं आप।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने बात आती है। यस बेटा, तो अपन कहते हैं, सीधी सी बात अपन कहते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन सदैव पॉपुलेशन पे कार्य करता है। तो यहां नोट के रूप में लिख देंगे कि नेचुरल सिलेक्शन सदैव पॉपुलेशन पे कार्य करता है ना बेटा। जैसे मान लो कि आप इवोल्यूशन, ह्यूमन का इवोल्यूशन आपने पढ़ा, तो आप जानते पहले प्री हिस्टोरिक मैन पढ़ा, जो भी आपने पहले जैसे मंकी, एप, और उससे फिर आपका जो भी ह्यूमन आया, फिर मॉडर्न मैन होमो सैपियंस आया। तो कोई भी जैसे अब भी अपने से होमो फ्यूचरस आएगा, भविष्य का मानव आएगा, तो ऐसा नहीं कोई एक दो में चेंज हो गया, कंप्लीट पॉपुलेशन पे क्या होता है, चेंज होता है। यस, तो आप जानते हैं नेचुरल सिलेक्शन सदैव पॉपुलेशन पे कार्य करता है। किसको? वांछित ट्रेट, यानी जो भी लक्षण है, वांछित ट्रेट यानी डिजायर्ड ट्रेट को सेलेक्ट करने के लिए, यस बेटा। तो आप समझे, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी बात होगी। यस, इसलिए अपन कहते हैं कि जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, इकोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यस बेटा, तो फिर अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे कहते हैं कि बेटा देखो, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी समष्टि पारिस्थितिकी, तो पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना बेटा, जो आप समझ सकते हो कि पॉपुलेशन इकोलॉजी को, समष्टि पारिस्थितिकी को आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स यानी समष्टि आनुवांशिकी, व इवोल्यूशन यानी उद्विकास, जैव विकास, इवोल्यूशन से जोड़ता है ना बेटा। जैसे आप जानते हो कि एक ही जाति के साथ सब इंटरब्रीड करते हैं, नई नई संतान पैदा होती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण ट्रांसफर होते हैं ना, वो तो आपकी होती है जेनेटिक्स हो गई। और तुम जानते हो बेटा कि कोई भी चेंज आना हो या कोई वांछित ट्रेट या लक्षण को सिलेक्ट करना हो, तो आप जानते हो कि नेचुरल सिलेक्शन, आप जानते प्राकृतिक वर्ण, डार्विनवाद या डार्विनवाद फिर प्राकृतिक वर्ण, यानी कोई भी नया लक्षण या कोई डिजायर्ड ट्रेट को सिलेक्ट करना होता है, तो वो आप समझ सकते हैं कि अकॉर्डिंग इवोल्यूशन फिर वो सारे सदस्यों में आगे से आगे बढ़ता जाता है। यस बेटा, जैसे आप जानते हैं कि वहाँ औद्योगिक अतिकर्षणता हुई थी, तो औद्योगिक क्रांति से पहले वहाँ आपको बताया गया है, वो इंसेक्ट के लिए या किन के लिए आपको बताया गया कि उनका जो कलर था वो ब्राउन था, लेकिन औद्योगिक क्रांति में जब तनों का रंग गहरा पड़ने लग गया, तो आप जानते हैं कि वो दिखने लग गए अपने प्रभक्षियों को, तो उन्होंने चेंज किया कि वो भी डार्क कलर के हुए। कुछ ऐसे आपको इवोल्यूशन में कई एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। यस बेटा, जो इंडस्ट्रियल मैनलिज्म आपको जो उदाहरण दे रखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर अपन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात अपन ये कहते हैं बेटा कि देखो पॉपुलेशन इकोलॉजी, तो अपन कहते हैं ना पॉपुलेशन देयरफॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी, लिंक इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जो इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और किससे कनेक्ट करता है? इवोल्यूशन से। तो फिर अपन ऐसे लिखते हैं बेटा, पॉपुलेशन, अपन यहां ऐसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वे में आपके सामने लिखता हूं कि पॉपुलेशन इकोलॉजी समष्टि पारिस्थितिकी, पॉपुलेशन इकोलॉजी है ना। और इसके लिए अपन लिखते हैं कि जो इकोलॉजी को किससे कनेक्ट करता है? जेनेटिक्स से। और आप समझ सकते हैं कि भाई जेनेटिक्स से और इवोल्यूशन से। यस बेटा, तो अपन यहां क्या लिख सकते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी बराबर इकोलॉजी और इकोलॉजी प्लस पॉपुलेशन जेनेटिक्स, पॉपुलेशन जेनेटिक्स और प्लस इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। यस बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने समीकरण बन गई। क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट, अब अपन पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें अपन बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, यानी कुछ टर्म्स हैं जिनको अपन यहाँ पढ़ेंगे। अब देखो कि जैसे लोकल पॉपुलेशन क्या होती है,
लोकल पॉपुलेशन। तो अपन कहें कि भी लोकल पॉपुलेशन क्या होती है, लोकल पॉपुलेशन या अपन डीम्स, अपन एक टर्म देते हैं लोकल पॉपुलेशन या डीम्स। यस, तो ये क्या होती है, तो आप क्या कहोगे भी लोकल पॉपुलेशन या डीम्स क्या है कि किसी भी जीव की समष्टि जो किसी निश्चित स्थान पे रहती है। भाई किसी निश्चित समय में किसी जीव की समष्टि जो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहती है तो वहां का वो क्षेत्रीय हो गई, वहां की क्या हो गई, लोकल, तो उसको आप कहते हैं लोकल पॉपुलेशन या डीम्स। यस बेटा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपन लोकल पॉपुलेशन के लिए, है ना, पॉपुलेशन लिविंग इन ए स्पेसिफिक एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, या एक समष्टि के सदस्य विशिष्ट समय में विशिष्ट क्षेत्र पे रहते हैं। तो विशिष्ट क्षेत्र पर रहने वाले, एक समष्टि के सदस्य विशिष्ट समय में विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले, तो वो वहां की क्या लोकल पॉपुलेशन या डीम्स है। बोलो, अब जानते हो कि जैसे मान लो एरिया दो हो, एरिया अलग अलग हो, अलग अलग क्षेत्र हो। यस, जैसे ये आपका है प्लेन एरिया, है ना, और ये आपका हिल्स एरिया है, हिल्स एरिया, समझ गए। अब आप जानते हो कि यहां की जो लोकल पॉपुलेशन है और वो इसी के सेम है, ये सेम स्पीसीज यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों पे है लेकिन समान है, तो फिर ये आपस में क्या होगी बेटा, ये आप जानते हैं कि आपस में क्या होगी, सिस्टर पॉपुलेशन। क्या हो गई, सिस्टर पॉपुलेशन। खैर ये ऐसे ही टर्म है, बात को समझ रहे हैं। तो फिर अपन क्या कहते हैं कि जो सिस्टर पॉपुलेशन होती है वो क्या होती है, भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह, जो आपस में सिस्टर पॉपुलेशन होगी, कि भिन्न भिन्न स्थानों पर मिलने वाले एक ही जाति के जीवों का समूह। तो आप जानते हैं कि देखो बेटा, एक ही जाति के जीवों का समूह जो पॉपुलेशन लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो वहां की लोकल पॉपुलेशन होगी, डीम होगी। फिर आप जानते हो कि अगर समान पॉपुलेशन हो लेकिन अलग अलग एरिया में हो तो लोकल वो आप लेकिन समान है तो क्या होगी, सिस्टर पॉपुलेशन होगी। फिर आपकी एक आपका होता है मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है, तो मेटा पॉपुलेशन बेटा इतना सा होता है, इसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि भाई मेटा पॉपुलेशन क्या है, दो स्थानीय जनसंख्या लोकल पॉपुलेशन एकांकी सदस्यों द्वारा परस्पर संबंधित हो, कुछ सदस्यों के द्वारा ही संबंधित हो, दो लोकल पॉपुलेशन जो एकांकी सदस्यों द्वारा ही संबंधित हो, तो फिर आपकी क्या होती है, मेटा पॉपुलेशन। क्या होती है बेटा, मेटा पॉपुलेशन, यानी होल सेट ऑफ लोकल पॉपुलेशन कनेक्टेड बाय डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल, डिस्पर्सिंग इंडिविजुअल, कुछ बिखरे हुए एकांकी सदस्यों से संबंधित हो, ज्यादा संबंधित नहीं हो, तो फिर आपकी क्या होगी, मेटा पॉपुलेशन। क्या होगी बेटा, मेटा पॉपुलेशन। यस, अब देखिएगा कि कुछ और वर्ड मैं आपको बता देता हूं, अपन एट्रीब्यूट शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, बाकी मैं कुछ और बातें यहां पर आपको बता देता हूं कि भाई जैसे इकोटाइप पढ़ते हो आप, इकोटाइप। यस, तो इकोटाइप क्या होता है, इससे आप भ्रमित मत होना, है ना बेटा, कि यहां अपन बात करते हैं, ये स्पेसिफिक पॉइंट थे आपके बेटा। तो देखो इकोटाइप, इकोटाइप क्या होता है, या इको स्पीसीज, सॉरी इको स्पीसीज, समझे। अब आप ध्यान देना कि इको टाइप, ये अपन ने बोला जो इको स्पीसीज। यस बेटा, तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने बताता हूं कि इको टाइप या इको स्पीसीज क्या होता है। तो इनके लिए अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखते हैं कि जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन, जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन, आनुवांशिक रूप से अनुकूलित, तो जेनेटिकली अडेप्टेड पॉपुलेशन, है ना। कैसे, इको टाइप क्या होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक ही प्रजाति के वे आनुवांशिक विभेद जो विभिन्न आवासों में रहते हैं, है ना, अलग अलग स्ट्रेन, तो एक ही जाति के, है ना, एक ही जाति के अलग अलग मतलब प्रभेद बनेंगे, जेनेटिकली स्ट्रेन, अलग अलग प्रभेद। यस बेटा, तो आप जानते हैं कि आनुवांशिक विभेद अलग प्रभेद जो विभिन्न आवासों में रहते हैं,
जो विभिन्न आवासों में रहते हैं। समझे? और बेटा आप जानते हो कि विभिन्नता आनुवांशिक होती है इनमें, क्लियर? इनमें आनुवांशिक विभिन्नता होती है, आनुवांशिक विभिन्नता होती है, विभिन्नता होती है, लेकिन इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। अब तुम जानते हो इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है तो संभव है, तो फिर पॉपुलेशन तो एक ही मानी जाएगी। लेकिन वो एक ही पॉपुलेशन में दो स्ट्रेन है, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन है, अलग अलग एरिया में रहते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वो जो उनमें विभिन्नता है वो जेनेटिकली है, आनुवांशिकी है। यस, फिर भी उनमें इंटरब्रीडिंग है, इंटरब्रीडिंग पॉसिबल है। अच्छा सुनो, इन दोनों का आवास एक भी कर दोगे तो विभिन्नता जेनेटिकली है तो वो दूर नहीं होगी। आप समझ रहे हो, वो दूर नहीं होगी। तो ये आपका होता है क्या? इकोटाइप। यस बेटा, यानी अगर आप इनको मतलब एक भी आवास में ले आओगे ना तो भी आप जानते हो कि ये विभिन्नता दूर नहीं होगी। बात को समझ रहे हैं बेटा? अब देखिएगा, इसका मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी बता देता हूं बेटा। जो इसका एग्जाम्पल है वो क्या है? यस, तो देखो जैसे यूफोर्बिया की आपकी दो स्ट्रेन है, इकोटाइप फर्स्ट जो शुष्क और कठोर मृदा वाले आवास में है, और इकोटाइप सेकंड जो नम छायादार में है। तो उनमें जेनेटिकली आप जानते हैं कि कुछ विभिन्नता है। अब उनको आप अगर नम छायादार वाले को और शुष्क आवास वाले दोनों को एक शुष्क वाले को नम वाले में भी ले आए तो भी वो विभिन्नता दूर नहीं होगी, वो तो जेनेटिकली है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी वो तो वो तो आपके होते हैं इकोटाइप। क्या होते हैं? इकोटाइप। सही। इस इकोटाइप में फिर आपका आगे सम्मिलित जो होता है वो आपका होता है इकेड या इकोफिन्स। इकेड्स है ना, ये इन चीजों से आप कभी आप भ्रमित नहीं होंगे, इकेड्स या इकोफिन्स। ये जो इकोफिन है ना, इकेड, ये इकोटाइप में फिर आगे और बनते हैं। तो ये आप जानते हो कि अलग अलग प्रभेद हैं, है ना, लेकिन विभिन्नताएं कायिक है। विभिन्नताएं क्या है? कायिक। जो आप पढ़ते हो ना फिनोटाइपिक प्लास्टिसिटी, लक्षण प्ररूपी सुगठिता आप पढ़ते हो वहां फिजियोलॉजी के अंदर कि वो वातावरण के प्रभाव के कारण कुछ कायिक लक्षण परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे वहां हेट्रोफिली विषम प्रणता, पत्ती के आकार में अलग अलग हो जाता है वातावरण के चेंज से, वातावरण के चेंज से। तो आपका होता है इकेड्स या इकोफिन, है ना। अब आप जानते हो स्थलीय को अगर आप जल में ले जाओगे तो दूसरे लक्षण हो जाएंगे। तो कायिक है वो परिवर्तनशील है, कायिक है तो वो आवास के अकॉर्डिंग या वातावरण के अकॉर्डिंग क्या है? परिवर्तनशील। तो वो आपके होते हैं इकेड या इकोफिन। बात को समझ रहे हैं? तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स थे। अब बेटा अपन चलते हैं देखो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे। किस पे बात करेंगे अपन? तो समष्टि के जो गुण हैं। तो देखिएगा अब अपन आ गए किसके ऊपर बेटा? पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स पे। तो अपन लिखते हैं, अब ध्यान दीजिए बेटा, अब अपन बात करते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट, समष्टि के लक्षण। तो देखिएगा अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर पहले आपके सामने लिखते हैं कि आप समझ सकते हो किसी पॉपुलेशन के गुण इसका निर्माण करने वाले इंडिविजुअल से भिन्न होते हैं। ये तो हर जगह होता है कि जैसे सेल्स ऑर्गेनाइज्ड होकर टिश्यू बनाया, लेकिन टिश्यू के गुण जिन सेल से इससे मिलकर बनाया उससे थोड़े भिन्न होते हैं क्योंकि इंटरेक्शन हो जाती है। बात को समझ रहे? ऐसे अपन बात करते हैं कि बेटा देखो किसी पॉपुलेशन के गुण, किसी पॉपुलेशन यानी समष्टि के गुण इसका निर्माण करने वाले इंडिविजुअल यानी जो व्यष्टि है इंडिविजुअल से भिन्न होते हैं। सही बेटा? या पॉपुलेशन में कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं, ऐसे लक्षण होते हैं, ऐसे गुण होते हैं जो इंडिविजुअल में नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैं आपको समझा देता हूं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा। जैसे मैं आपको कहता हूं बेटा कि देखो भाई बर्थ और डेथ रेट होती है ना। ये जो रेट होती है, दर होती है, ये किसको एक्सप्रेस करती है बेटा? इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे आप जानते हो कि बर्थ रेट किसी पॉपुलेशन में इंक्रीज को शो करती है और डेथ रेट किसी पॉपुलेशन के अंदर डिक्रीज को शो करती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं बेटा, देखिएगा कि देखो यानी ये जो रेट होती है पॉपुलेशन में,
ये पर कैपिटा बर्थ या डेथ है, प्रति व्यष्टि जन्म या मृत्यु। फिर अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि देखो एक पॉपुलेशन एक समष्टि, बात को समझे, एक पॉपुलेशन एक समष्टि बर्थ और डेथ रेट, मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट, जन्म दर और मृत्यु दोनों को प्रदर्शित कर सकती है, बहुत है ना। लेकिन एक अकेला इंडिविजुअल आप समझ सकते हो, अपन बात करते हैं कि बट एन इंडिविजुअल मे हैव बर्थ एंड डेथ ओनली, लेकिन एक इंडिविजुअल मे हैव ओनली बर्थ और डेथ ओनली, मतलब या तो जन्म लेगा या फिर वो क्या मर सकता है, एक टाइम पे तो नहीं ना। तो आप समझ रहे हैं कि व्यष्टि जन्मता है या फिर केवल मरता है, लेकिन व्यष्टियां मिलकर जो समष्टि बनाती है वो क्या शो करती है, जन्म दर, मृत्यु दर, और फिर अपन कहते हैं कि लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, फिर अपन एज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, उसमें एज पिरामिड, ऐसी कुछ बातें होगी। यस बेटा। अब देखिएगा कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको कहता हूं कि जैसे बर्थ रेट क्या होती है, ये सारा समझा दिया मैंने कि बर्थ रेट जो निकली, तो बर्थ रेट क्या होती है, ये बर्थ रेट यानी जन्म दर, ये इसको अपन कह सकते हैं नेटेलिटी। यस बेटा। तो देखिएगा कि ये बर्थ रेट क्या होती है, तो भाई जो समष्टि में सदस्यों को बढ़ाती है ना, व्यष्टियों को, तो आप समझ सकते हैं कि बर्थ रेट नेटेलिटी क्या होती है, तो अपन लिखते हैं पर कैपिटा बर्थ, यानी प्रति व्यष्टि जन्म आपका आ जाएगा पर कैपिटा बर्थ, क्या आ जाएगा, प्रति व्यष्टि जन्म, ये आपकी क्या है बेटा, मतलब बर्थ रेट। यस। अब अपन इसका अपन एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, है ना, कि देखो किसी तालाब में, जो एनसीईआरटी का अपन एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी पौंड है, किसी तालाब में 20 जो कमल की पॉपुलेशन थी, तो 20 लोटस प्लांट थे, 20 लोटस कमल के पौधे थे, ठीक है बेटा, एक टाइम पर 20 थे, है ना। और फिर एक वर्ष में 8 कमल के नए पौधे निर्मित होते हैं, एक वर्ष में 8 कमल के नए पौधे निर्मित होते हैं। यस बेटा। तो आप समझ सकते हैं, तो कमल की जनसंख्या की जन्म दर, तो कमल की जनसंख्या की यानी जो समष्टि है कि जन्म दर होगी यानी नेटेलिटी बर्थ रेट होगी, समझ गए। और कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देगा कि भाई एक तालाब है, उसमें 20 कमल थे, फिर 8 नए आ गए और फिर 4 की मृत्यु हो गई, तो उससे कोई मतलब नहीं है। 20 पे नए कितने आए, उससे अपन निकाल लेंगे प्रति व्यक्ति जन्म, तो जन्म दर आ जाएगी, और सेपरेट अपन निकालेंगे प्रति व्यक्ति मृत्यु, पर कैपिटा डेथ, तो मृत्यु दर आ जाएगी। फिर जन्म दर में से मृत्यु दर को घटाकर अपन इंक्रीज में से डिक्रीज को अपन कम करके फिर आपको पता चलेगा कि पॉपुलेशन की साइज क्या है ना, वो आगे की बातें होगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब आपसे पूछा जाए तो कितना भी घुमाया जाए, संख्या दी जाए, उस पर इतने जन्म बता दिए जाएं, तो उससे आपको क्या निकाल लेनी है, जन्म दर। तो किसी तालाब में 20 कमल के पौधे थे, एक वर्ष में 8 नए पौधे निर्मित और हो जाते हैं, तब कमल की जनसंख्या की जन्म दर यानी समष्टि की जो रेट है वो क्या है। तो बेटा देखिएगा, अपन ऐसे पढ़ते हैं कि देखो 8 कमल के पौधे आए, कितने पर आए, 20 पे, तो इंडिविजुअल एक पर कितने आए, तो आप क्या लिख दोगे, 8/20। तो आप जानते हैं 0.4 संतति, 0.4 संतति आप जानते हैं प्रति कमल, और समय क्या दिया आपको, उसको मत भूलना, प्रति कमल प्रति वर्ष, तो आप लिख दिया 0.4 संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। यस बेटा। ऐसे और कई दे दे कि जैसे मान लो कि कोई भी क्लेमाइडोमोनास संख्या में 200 थे, है ना, 200 थे, मतलब एक सप्ताह बाद अपन कह दें कि वो 250 हो गए, 250 हो गए। अब बताओ समष्टि की दर बताओ, तो 200 थे, 250 हो गए, तो आप जानते हैं कि 50 बढ़े कितने पे, 200 पे, तो इकाई, वो कहते हैं ना, चूंकि इकाई पे क्या
तो 50/200 बोलो। तो आप जानते हैं कि ये गया, क्लियर। और आप जानते हैं बेटा कि जैसे अपन ऊपर 0 लेंगे या जो भी, तो 20 दूने आपका क्या होगा, 40 होगा। अरे बोलो, तो आप समझ सकते हैं कि 40 और फिर ये 0.25 प्रति संतति प्रति सप्ताह। अब सप्ताह बाद ही दे प्रति सप्ताह। ऐसे आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन, और नीट में भी क्वेश्चन आया, तो ऐसे आपकी क्या निकल जाएगी, नेटेलिटी यानी बर्थ रेट हो गई। क्या होगी बेटा, बर्थ रेट, नेटेलिटी। तो पर कैपिटा निकाल दो बस। अब जो भी साइज थी उसमें इतना आ गए और इतना इंक्रीज हो गया, तो उसको आप इतने पे इतना हुआ तो प्रति निकाल दो, तो आपकी क्या होगी, बर्थ रेट होगी। क्या होगी बेटा, बर्थ रेट। ये लो, यस। अब अपन बात कर लेते हैं कि भाई डेथ रेट क्या होती है ना। तो डेथ रेट क्या होती है, वही पर कैपिटा डेथ। तो अब देखिएगा, अपन फर्स्ट एट्रीब्यूट ये हो गया समष्टि का, और सेकंड एट्रीब्यूट ये हो गया डेथ रेट। डेथ रेट तो देखिएगा अपन निकाल लेते हैं पर कैपिटा, या इसको ऐसे लिखें डेथ रेट, तो इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी भी लिखते हैं, सही, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अपन क्या कहते हैं, पर कैपिटा डेथ, यानी आप कहोगे प्रति व्यष्टि मृत्यु। अब तुम जानते हो कि एक निश्चित समय में एक समष्टि में दोनों शो कर सकती है, उस पर नए सदस्य जन्म ले लो वो भी आ जाएंगे, उसकी जन्म दर निकल जाएगी। कुछ मर भी सकते हैं, मरने वाले की मृत्यु दर निकल जाएगी। फिर आगे अपन उसमें इंक्रीज और डिक्रीज दोनों आपके पास आ गए। अब समष्टि में वृद्धि हुई, तो आप जानते हो कि वहां वृद्धि के लिए आप अपन बनाएंगे, है ना। तो पहले देखो, इसका अपन एग्जाम्पल दे देते हैं, किसका, डेथ रेट का, प्रति व्यक्ति मृत्यु का। तो देखो अपन ऐसे कहें कि किसी प्रयोगशाला में 40 फलमक्खियां उपस्थित थी, उनमें एक सप्ताह में कितनी की मृत्यु हो जाती है, 4 की। तो अपन देखो यहां पर ऐसे कह दें, एग्जाम्पल दे दें कि किसी प्रयोगशाला में 40 फलमक्खी यानी फ्रूट फ्लाइज उपस्थित थी। एक सप्ताह में उनमें से 4 की मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु दर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है ना बेटा, वो सेपरेट निकलेगी, चाहे दोनों जन्म दर अपनी निकलेगी, मृत्यु दर निकलेगी। तो मान लो जैसे अपन बात रहे कि 40 फलमक्खी थी, कितनी मृत्यु, 4 की। तो 40 में 4 मरी, तो इकाई पे कितनी मरी, 4/40। तो 0.1 संतति, जो फलमक्खी की संतति प्रति, है ना। आप जानते हो संतति प्रति फलमक्खी अपन दे दें प्रति सप्ताह। यस बेटा, जैसे अपन यहां पर भी प्रति संतति, मतलब संतति प्रति कमल यहां पर देंगे ना, संतति प्रति कमल प्रति वर्ष। तो यहां पर भी संतति प्रति क्लेमाडोमोनास प्रति सप्ताह, वही बात करेंगे। यस, तो ये आपके आगे मृत्यु दर। अब मैंने कहा ना कि आपको चाहे दोनों बातें भी बताए, तो जन्म दर अपनी सेपरेट निकल जाएगी, मृत्यु दर अपनी सेपरेट निकल जाएगी। तो इंक्रीज डिक्रीज आएगा, तो फिर देखो प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर होगी, प्राकृतिक वृद्धि की इंट्रिंसिक दर आर, तो बी माइनस क्या हो जाएगा, डी, ऐसे आ जाएगा। अरे बोलो, तो दोनों आप जानते हैं पॉपुलेशन शो कर सकती है जन्म दर और मृत्यु दर, लेकिन एक अकेला व्यक्ति इवन एक समय या तो जन्मता है या फिर क्या लेता है, मृत्यु, मरता है ना, वो जन्म दर या मृत्यु दर शो नहीं कर सकता है। यस बेटा। इसके पश्चात देखिएगा कि जो थर्ड एट्रीब्यूट है समष्टि का, वो आप जानते हो कि क्या है, सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो यानी क्या, लिंगानुपात है। अब एक कोई व्यष्टि है बेटा, तो व्यष्टि या तो नर हो सकता है या मादा। जैसे अपना मानव समष्टि, उसमें से एक अकेला कोई या तो नर है या फिर क्या है, मादा है। ऐसे हिरण्य की समष्टि या तो नर है या फिर क्या है, मादा। लेकिन समष्टि क्या शो कर सकती है बेटा, लिंगानुपात शो कर सकती है। समष्टि क्या शो कर सकती है बताना, लिंगानुपात, सेक्स रेशियो शो कर सकती है। तो आप क्या कह दोगे कि व्यष्टि या तो नर या मादा होती है, लेकिन समष्टि का गुण लिंग अनुपात यानी नर और मादा का अनुपात, है ना। तो आप जानते हैं नंबर ऑफ फीमेल एट 1000 मेल। यस, तो आप कहोगे कि
नर व मादा की संख्याओं का अनुपात। जैसे मानव की जनगणना जो सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, आपकी जो ह्यूमन सेनेसिस है, आप जानते हैं कि वो स्टार्ट होता है 1872 में, या आप जानते हैं कि इंडिया के अंदर, फिर अपन बात करें कि उसी में अगर मानव में लिंग अनुपात अपन निकालें तो अपन ये दे देंगे सेक्स रेशियो निकालने के लिए नंबर ऑफ फीमेल बटा 1000 मेल। तो नंबर ऑफ फीमेल्स बटा 1000 मेल्स, ये यानी 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, है ना। जैसे आप जानते हो कि हरियाणा में सबसे कम है, 700 कई है। अभी पहले अपना 933 था, अब 943, यानी लिंग अनुपात बढ़ रहा है, स्त्रियां बढ़ रही है अब धीरे धीरे, क्योंकि बेटी की हत्या रोकी जा रही है। तो वो आपका होता है सेक्स रेशियो लिंग अनुपात, यस, है ना। जैसे अपन कहें कि किसी पॉपुलेशन में 60% पुरुष और 40% स्त्रियां हैं, तो आपका रेशियो आ जाएगा। तो ये लिंग अनुपात कौन शो करती है, मतलब समष्टि शो करती है। तो ये बेटा आपके होते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स, यस। अब अपन बात करते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर आपके बनेंगे एज पिरामिड। तो अपन बात करेंगे, देखो बेटा, एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी आयु वितरण, और फिर अपन बात करेंगे एज पिरामिड की बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल उदाहरण से आपको समझाऊंगा मैं, है ना। देखो, ये तो पक्का है कि किसी एक समष्टि के अंदर, कोई भी समष्टि, उसमें एक आयु के सदस्य तो हो नहीं सकते, भिन्न भिन्न आयु के सदस्य होते हैं। हिरण है तो हिरण के छोटे बच्चे हो सकते हैं, एडल्ट वयस्क हो सकते हैं, कुछ बुढ़ापे की ओर, मृत्यु की ओर जाने वाले भी हो सकते हैं। ऐसे अपने घर में परिवार में देख लो, अपने दादी दादा बूढ़े हैं जो रिटायरमेंट की ओर हैं, मम्मी पापा या अपने चाचा चाची जो भी हैं वो वयस्क हो सकते हैं, एडल्ट हो सकते हैं, प्रजननशील, और कुछ नए बच्चे यंग वंस जो प्री रिप्रोडक्टिव हैं वो अपने परिवार में आ सकते हैं। तो अपने परिवार में एक आयु के सदस्य नहीं होते, इसलिए हर समष्टि में अलग अलग आयु के सदस्य होते हैं। तो ये तो आपका क्या हो गया, एज डिस्ट्रीब्यूशन। जब उन अलग अलग आयु के सदस्यों को अपन व्यवस्थित करते हैं तो आपको जो ग्राफी निरूपण प्राप्त होता है उसको आप कहते हो एज पिरामिड। फिर अपन कहेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट बातें कि जो एज पिरामिड की आकृति है वो देखो क्या क्या बताएगी आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये अपन अब पढ़ेंगे एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड। हाँ, तो देखिए बेटा, पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन अपन पढ़ते हैं आयु वितरण। तो अपन देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं कि प्रत्येक पॉपुलेशन में विभिन्न आयु यानी भिन्न भिन्न आयु वर्ग के जीवों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, या विभिन्न आयु वर्ग के जीवों की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। और एक अपन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन बोलते हैं बेटा कि देखो आप समझ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अपन लाइन बोलते हैं बेटा कि ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, किसी भी दिए गए समय पर, ए पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, किसी भी दिए गए समय पर, कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट एज, यानी डिफरेंट एज के इंडिविजुअल से वो बनती है किसी भी समय पर। जैसे 3 अपन ग्रुप में यहां बांटते हैं, देखो बेटा, प्री रिप्रोडक्टिव यानी जनन पूर्व है, बात को समझे। ये जनन पूर्व क्या होता है, जन्म पूर्व नहीं होता, ये जनन पूर्व होता है प्री रिप्रोडक्टिव। ये क्या होता है, जैसे जन्म लिया, जन्म लेने से लेकर जैसे मानव की बात करें तो जब तक प्यूबर्टी नहीं आई, यौनारंभ नहीं हुआ, या कोई भी, चाहे आप जानते हैं कि चाहे पशु की बात करें, गाय भैंस की बात करें, तो उसका जो भी बछड़ा रही है पैदा होता है, पैदा होने से लेकर जब तक वो जनन करने की योग्य नहीं बन जाता है, उसमें आप जानते हैं कि जननेंद्रिय शुक्राणु का उनका प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो जाता है। जैसे आप अलग अलग में अलग अलग होता है, किसी में वो 2 साल हो सकता है, किसी में 4 साल हो सकता है, किसी में 5 साल हो सकता है, किसी में आप जानते हैं कि मानव के लिए जो प्यूबर्टी आप जानते हो यौनारंभ जूलॉजी में आप पढ़ते हैं, यस। तो तब तक आपका वो जनन पूर्व है। जैसे वो जनन सम हो जाता है, जनन करने योग्य हो जाता है, तो रिप्रोडक्टिव फेज में आ गए, तो जनन सम हो गए। और पोस्ट रिप्रोडक्टिव आप समझ सकते हैं कि वो फिर प्रौढ़ हो गए, बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो गए, तो जन्नोत्तर। तो ये 3 ही एज होती है। अभी मैंने आपको बताया, फैमिली वाला एग्जाम्पल देखे, जैसे कि जो बच्चे जन्मे हैं लेकिन वो जब तक यौनारंभ में नहीं आए, आप समझ सकते हैं कि यौनारंभ में आने के बाद ही अगर वो संभोग करेंगे, या आप समझ सकते हैं कि फिर जाकर जन्म संतान पैदा करने की कैपेसिटी होती है। तो विवाह की भी फिर अपन एक उम्र की बात करते हैं, तो ये आपका हो गया प्री रिप्रोडक्टिव। फिर अपन रिप्रोडक्टिव, जो जननशील जोड़े हैं संतति उत्पन्न करते हैं। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, जैसे तुम जानते हो ना, मीनोपोज होती है 47 वर्ष बाद स्त्रियों में, तो मासिक चक्र धर्मी बंद हो जाता है, तो उसके पश्चात की, तो ये अलग अलग समष्टि में अलग अलग होता है, तो आपका होगा पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यस। अब आपके बनते हैं एज पिरामिड।
तो आप समझ रहे हैं कि विभिन्न आयु वर्ग के जीवों को किसी समष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर जो ग्राफ प्राप्त होते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? एज पिरामिड। फिर अपन बेस आधार पर रखेंगे प्री रिप्रोडक्टिव को, और फिर आप जानते हो प्री रिप्रोडक्टिव आधार पर रखेंगे, और फिर इनको अपन अलग अलग आयु वर्ग के इन जीवों को अपन व्यवस्थित करेंगे समष्टि के लिए, तो जो आपको ग्राफ प्राप्त होते हैं वही क्या है बेटा? एज पिरामिड। यस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन अपन यहां बोलते हैं, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन एज कैरिड आउट कंस्ट्रक्शन ऑफ एज पिरामिड, यानी जब उनको रिप्रेजेंटेट करते हैं तो किसका निर्माण होता है? एज पिरामिड का। एज पिरामिड इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन और प्रपोर्शन ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, वेरियस ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो आप जानते हैं कि, तो ये आपका क्या हो गया? एज पिरामिड हो गया। यस। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूं कि बेटा द शेप ऑफ पिरामिड रिफ्लेक्ट द ग्रोथ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन, कि पिरामिड, एज पिरामिड की जो आकृति है, एज पिरामिड की आकृति जैसे आपको प्राप्त होगी, एज पिरामिड की आकृति, एज पिरामिड की आकृति आप समझ सकते हैं बेटा कि पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को, पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को प्रदर्शित करती है। समझे? तो एज पिरामिड की आकृति पॉपुलेशन के ग्रोथ स्टेटस को बताती है ना बेटा, यानी समष्टि की स्थिति को प्रतिबिंबित करती है ना, कि भाई वो जो पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन की साइज एक्सपेंडिंग है, वो बढ़ रही है, एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडिंग यानी बढ़ती हुई पॉपुलेशन, ये बताएगी एज पिरामिड की आकृति, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, मतलब ग्रोथ स्टेटस उसका बढ़ रहा है, उसकी स्थिति को प्रतिबंधित करता है बेटा ये एज पिरामिड की आकृति। या फिर अपन कहें, आपने कह दिया कि एक्सपेंडिंग है, वो बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंडिंग। यस। ये आप जानते हैं कि बेटा स्थिर है, मतलब स्टेबल, फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा आप जानते हैं कि स्टेबल यानी स्थिर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ये दूसरा हो गया। ये फिर तीसरी पोजीशन आपकी क्या बन गई बेटा कि भाई घट रहा है ना, तो डिक्लाइनिंग यानी घट रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? डिक्लाइनिंग, घट रहा है, यानी बेटा क्या? डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग है। यस, घट रहा है। तो जैसे सैप आएगी, तो देखिए इस बेसिस पे आपकी 3 सैप होती है, अभी अपन बताएंगे आपके सामने, व्यवस्थित करेंगे तो भाई ट्रायंगुलर मतलब त्रिभुजाकार होगा ना तो एक्सपेंडिंग होगी। फिर आप जानते हो कि बेल शेप होगा तो मतलब स्थिर रहेगी, और एक अर्न शेप और कलश आकार होगा तो क्या होगी? घटेगी। मतलब सीधी सी बात है कि आपको आधार पे इस प्री रिप्रोडक्टिव को रखना है, प्री रिप्रोडक्टिव को आधार पे। अब एक ही दिमाग लगा लो, अगर परिवार में जनन पूर्व है, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, और फिर आप जानते हो रिप्रोडक्टिव मॉडरेट, और सबसे कम आपकी क्या है? पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो एक ही दिमाग लो। अरे भाई यार, किसी परिवार में दिमाग लगाओ, अपने पापा मम्मी और अपने पापा और है ना 3 भाई हैं, यानी आपके 2 चाचा एक पापा हो गए, 3 हो गए। अब आप जानते हो कि एक तो ऐसा परिवार होता है 3 है, तो 3 रिप्रोडक्टिव हो गए। अब प्रत्येक के आप अपने पापा मम्मी के 3 भाई बहन हो, है ना, और चाचा के भी 3 हैं, उसके भी दूसरे चाचा के भी 3 हैं, तो कितने बच्चे हो गए? 9। आगे पेड़ बनेंगे तो जल्दी से परिवार का साइज क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन एक बार मान लो कि एक आपके पापा हैं और आप जानते हैं कि 2 चाचा हैं, आप अपने पापा की अकेली संतान हो, एक ही संतान हो, और चाचा और के किसी कारण संतान हुई ही नहीं, वो जो भी बांझ हो गया, कोई भी मान लो कि संतान ही नहीं हुई, अब परिवार का साइज क्या हो जाएगा? घट जाएगा। बात को समझे? तो प्री रिप्रोडक्टिव अगर सबसे ज्यादा, एक ही दिमाग में बसा लो, प्री रिप्रोडक्टिव अगर सबसे ज्यादा है ना तो गारंटीड एक्सपेंडिंग है, क्योंकि वो जल्दी रिप्रोडक्टिव में चेंज होंगे और फिर और प्रोड्यूस करेंगे। आप समझ रहे हैं? यस। तो सीधी सी बात अपन कहते हैं कि एक ही बात पे देखना है कि प्री रिप्रोडक्टिव अगर सबसे ज्यादा है तो आप जानते हैं इट इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन यंग और ग्रोइंग पॉपुलेशन विच अपीयर ट्रायंगल, द पॉपुलेशन हैज वेरी हाई रेशियो और प्री रिप्रोडक्टिव, सबसे ज्यादा रेशियो प्री रिप्रोडक्टिव। फिर आप जानते हैं कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव है मॉडरेट मध्यम है, और पोस्ट रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल क्या है? सबसे कम। तो देखिएगा अपन यहाँ 3 पिरामिड अपन बनाते हैं यहाँ पर, तो देखो बेटा आ जाओ, जो 3 आपके एज पिरामिड यहाँ पर बनाते हैं आपके सामने, और उनकी क्या क्या
सैप आती है। यस, तो देखो आ जाओ, देखो मैं आपको बता दूं, अगर मान लो प्री रिप्रोडक्टिव सबसे ज्यादा है, ये आपका हो गया ये लो जी, समझ गए, यहां अपन लिख दिया प्री रिप्रोडक्टिव जनन पुरुष यानी यंग वंस, मतलब किशोर, अभी वो जानते हो कि जनन सम अवस्था में नहीं गए, जल्दी जाने वाले हैं। अब आपके आ जाते हैं रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव में जैसे बड़े छोटे हो सकते हैं। अब आपका आ जाता है जैसे बेटा, यहाँ एक पेन से और बता दूं मैं, ये पोस्ट फिर रिप्रोडक्टिव हो गया, फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव की बात कर लूंगा मैं, ये लो। अब देखिएगा कि ये आपके हो गए रिप्रोडक्टिव जनन सम, और आप समझ सकते हो कि ये आपका हो गया पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और बेटा अपन जानते हो कि समष्टि तो नर मादा दोनों से बनती है ना, तो मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड नर और स्त्रियों का आयु वितरण है ना, मतलब दोनों पुरुष और स्त्रियों का ना, तो अपन यहाँ दोनों बातें करेंगे बेटा ना, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए। बोलो अब ये कैसा सैप आया आपको बताना। तो ये आप जानते हैं कि कैसा सैप आया, ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल सैप यानी त्रिभुजाकार, और सबसे ज्यादा कौन है, प्री रिप्रोडक्टिव। तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर आप जानते हो कि ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ये एक्सपेंडिंग है, वेरी हाई प्रोपोर्शन, सबसे उच्च अनुपात किसका, प्री रिप्रोडक्टिव का। फिर मॉडरेट आपके क्या है, ये रिप्रोडक्टिव, तो ये आप जानते हो कि वेरी हाई प्रोपोर्शन, ये तो है प्री रिप्रोडक्टिव का। फिर मॉडरेट यानी मध्यम कौन है, रिप्रोडक्टिव मॉडरेट। और सबसे लो कौन है, सबसे फ्यूअर, ये फ्यूअर है कौन, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो गारंटीड है कि ये ग्रोइंग है, ये ग्रोइंग पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये इसको अपन कह देंगे एक्सपेंडिंग, क्या कह देंगे बेटा, एक्सपेंडिंग, विस्तारित बढ़ेगी, एक्सपेंडिंग कह देंगे। ये लो जी, बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इसी पे आप बना दीजिएगा कि देखो अगर अपन ऐसे बना दें, ये हो गया फर्स्ट ट्रायंगल, आपको ले लेना है, ठीक है। फिर आप देखिएगा इसी को अपन ऐसे बना दें, कि जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने आपके, जितने प्री रिप्रोडक्टिव हैं मैं आपको बता दूं, उतने ही आपके क्या है बेटा, रिप्रोडक्टिव जनन पूर्व, समझना आराम से। यस, तो अब देखिएगा कि उतने ही, बोलो बोलो। और फिर आप जानते हो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव कम हो, ये लो, वहां यहां दोनों ही शो करेंगे, ये लो जी। तो देखो ये आकार कैसा आएगा बेटा, ये आप जानते हो कि जो बेल सैप है, बेल सैप आएगा, तो बेल सैप आएगा आपका, है ना। तो आप समझ सकते हो कि यहां आपने दिया रिप्रोडक्टिव, यहां आपने दिया पोस्ट रिप्रोडक्टिव, बोलो बोलो। यस, तो ये आप जानते हैं कि स्टेबल है, क्या भाई, स्टेबल, स्थिर, पॉपुलेशन स्थिर है। यस बेटा, अपन कह देते हैं सिंपल वे में, बेल शेप्ड पिरामिड बेल लाइक प्री रिप्रोडक्टिव बीइंग ओनली मार्जिनली
थोड़ी ज्यादा हैं, बाकी रिप्रोडक्टिव के बराबर से ही हैं। और आप जानते हैं कि पॉपुलेशन मैच्योर और स्टेबल, यस बेटा। और आप समझ सकते हैं कि अब आपका जो ये आपका हो गया सेकंड टाइप जो है बेल सेप, बेल सेप हो गया ना, बेल सेप। अब देखिएगा कि जो थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप बना देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। थर्ड टाइप यहां बना देते हैं बेटा इजी वे में, यस आ जाइए। ये देखिएगा थर्ड आपका टाइप है कलश आकार का, अर्न सेप, सॉरी अर्न सेप, कलश आकार का। क्योंकि यहां सबसे इंपॉर्टेंट वे है कि बेटा जो आपके है ना प्री रिप्रोडक्टिव ही कम रह जाते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, ये लो बस ये सबसे बड़ी समस्या आ गई, प्री रिप्रोडक्टिव। सबसे कम है। फिर आप जानते हो कि रिप्रोडक्टिव, और फिर ये तो आप जानते हो कि पोस्ट रिप्रोडक्टिव तो कम ही है ना। तो देखिएगा ये ऐसे हो जाएगा ना, तो आप समझ सकते हो कैसा हो गया, बीच में से ब्रॉड हो गया, दोनों तरफ टेपर एंड हो गए, नुक्लियस सिरे हो गए। तो आप जानते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव, ये पोस्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया अर्न सेप। तो ये बेटा किसी कारणवश तो डिक्लाइनिंग, डिक्लाइनिंग मतलब ये आप जानते हो कि घट रही है समष्टि, घटती हुई समष्टि का साइज, घटता हुआ साइज, बोलो भाई यस। तो ये आपके हो गए बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन, एज पिरामिड। और अब अपन नेक्स्ट अपने इसमें बात करते हैं पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे ज्ञात करें। तो अब अपन बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन साइज क्या होती है और पॉपुलेशन डेंसिटी, यस बेटा। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन आपका आता है। हाँ तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, यस बेटा। तो समष्टि घनत्व या समष्टि का आकार, और यहाँ जो ज्यादा टेक्निकल टर्म होगी वो पॉपुलेशन डेंसिटी, जिसको अपन कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से अपन इसको दर्शाते हैं। तो बेटा देखिएगा कि पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज समष्टि घनत्व है। तो देखो बेटा कि जो समष्टि घनत्व या आकार है, तो समष्टि में जीवों की कुल संख्या प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन, या आप समझ सकते हो कि अपन इकाई क्षेत्रफल में जो अपन काउंट कर लेते हैं, या कैसे भी आप जानते हो कि कुल संख्या प्रति इकाई क्षेत्र या आयतन इकाई समय में, उसको आप कहते हो समष्टि घनत्व, यस बेटा। तो आप जानते हो कि फिर आप कहोगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी को आप D बराबर N बटा S से रिप्रेजेंट करोगे, यस बेटा। और देखिए अपन कह सकते हैं कि जैसे एक समष्टि का आकार यह है कि जैसे प्रति हेक्टेयर में वृक्ष प्रजाति 50 पादप हैं, या घास के सदस्य कितने हैं, या अपन मनुष्य की गणना भी करते हैं, मानव समष्टि की अपन जनगणना करते हैं प्रति 10 वर्ष, जो ह्यूमन सेनेसिस है, वो आप समझ सकते हैं कि वो भी डेंसिटी ज्ञात करने के लिए होता है, घनत्व ज्ञात करने के लिए होता है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताते हैं, यस बेटा, कि पॉपुलेशन डेंसिटी यानी समष्टि घनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, आप समझ सकते हैं बेटा पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन साइज, है ना। आप जानते हैं कि किसी भी आवास में उपस्थित समष्टि की भूमिका के बारे में बताता है, किसी भी आवास में उपस्थित समष्टि की भूमिका के बारे में, है ना। यानी आप जानते हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अपन बात कहें कि भाई सीधी सी बात है कि भाई स्टेटस क्या है उसका किसी भी आवास में, स्टेटस इन द हैबिटेट, तो अपन कहेंगे कि स्टेटस इन द हैबिटेट, सॉरी इन द हैबिटेट, समझे। अपन ऐसे कहते हैं ना बेटा कि पॉपुलेशन साइज या स्पेशली पॉपुलेशन डेंसिटी
टेल्स ए लॉट अबाउट, है ना, बहुत ज्यादा अपन को बता, टेल्स ए लॉट अबाउट, किसके बारे में बहुत अधिक बताता अपन को, है ना। अपन कहें बेटा कि इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, इस पॉपुलेशन का हैबिटेट में, उस आवास में क्या स्टेटस है, इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट, तो आप कहोगे इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। यस बेटा। अब तुम जानते हो कि जैसे पॉपुलेशन की जो साइज है वो अपन ऐसे कहते हैं बेटा कि जैसे किसी तालाब में पॉपुलेशन की साइज जैसे क्लेमाडोमोनास है तो मिलियन में हो सकती है डेंसिटी, है ना। और या अपन कहें कि जैसे भरतपुर के जो जलकाक क्षेत्र है, वेटलैंड है, तो साइबेरियन क्रेन जो वहाँ प्रवासी पक्षी आते हैं तो उनकी संख्या 10 से भी कम हो सकती है प्रति इकाई क्षेत्रफल में। बात आप समझ रहे हैं। तो ये सारी बातें आप समझते हो कि ये पॉपुलेशन डेंसिटी। अब आप जानते हो बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने के कई तरीके हैं। अच्छा, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज में चेंज है तो ये भी कई इकोलॉजिकल पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो संसाधन उपलब्ध हैं तो कोई दूसरे जाति का सदस्य तो उनके लिए स्पर्धा नहीं कर रहा है, यानी एक ही जाति के सदस्य में तो आपकी होगी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, लेकिन अगर दूसरे का भी सेम आहार हो तो फिर आपकी हो जाएगी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, जो अपन आगे जाकर कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन इंटरेक्शन अपन पढ़ेंगे, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। या वहां किसी परभक्षी का दबाव तो नहीं है, परभक्षण का दबाव है, या फिर आप जानते हो कि भाई वहां परभक्षियों का प्रभावीपन तो नहीं है। यस, इसके अलावा आप जानते हो बेटा इंपैक्ट ऑफ प्रीडेटर हो गया, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, पीड़कनाशियों की जो एप्लीकेशंस है, तो ये सब आप जानते हो उसको इफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज को। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने की विधियां, तो बेटा देखो अपन कहें कि समष्टि घनत्व ज्ञात करने की विधियां, तो मेथड्स टू नो पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी आप समझ सकते हो बेटा कि समष्टि घनत्व ज्ञात करने की विधियां, ये अपन कह देंगे। ज्ञात करने की विधियां। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे फर्स्ट आपका जो मेथड है, यानी अपन कहते हैं कि भाई टोटल नंबर, है ना, जीवों की कुल संख्या। यस बेटा, टोटल नंबर यानी जीवों की कुल संख्या। यस बेटा, तो आप समझ सकते हैं बेटा कि टोटल नंबर यानी भाई किसी भी स्पेस में किसी पॉपुलेशन में जितने भी इंडिविजुअल है उन सबको आप काउंट कर लो, गिन लो, काउंटिंग। तो आप क्या कहोगे कि भाई काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल ऑफ द स्पेस, काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल्स इन ए स्पेस, कि एक क्षेत्र में जितने भी व्यष्टियां हैं एक समष्टि की, सबको आप काउंट कर लो काउंटिंग के थ्रू। और फिर आप जानते हो कि जो काउंटिंग आ जाए उसमें उस स्पेस का, क्षेत्र का भाग दे दो तो क्या आ जाएगी, डेंसिटी, है ना। जैसे अपन बात रही प्रति इकाई क्षेत्र, जैसे अपन कहते हैं कि भाई 200 मीटर के अंदर 50 हैं, ठीक है, तो आप जानते हैं 50/200, तो वो आपकी क्या जाएगी, उसका डेंसिटी आ जाएगी। क्या जाएगी बेटा, डेंसिटी। तो काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल इन स्पेस, तो ये टोटल नंबर। फिर अपन कहेंगे बेटा कि देखो आप जानते हैं कि यह है पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने की, पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने की सबसे सामान्य विधि है, मोस्ट कॉमन है, सबसे सामान्य विधि है, मोस्ट कॉमन मेथड भी है। और सीधी सी बात है बेटा कि मोस्ट एपोप्राइट का मीन होता है कि सर्वाधिक उचित है, सर्वाधिक उचित, मतलब सबसे उचित भी है और सबसे उपयुक्त भी है। काउंटिंग, अरे भाई अपन कहते हैं कि जैसे एक फॉरेस्ट है, उसमें अपन कहते हैं कि भाई हेक्टेयर में, प्रति हेक्टेयर में इतने आम के पेड़ हैं, काउंट कर लिया आम के वृक्ष को, तो काउंट करके एरिया का भाग दे दिया, पॉपुलेशन डेंसिटी आ गई। तो भाई काउंटिंग ऑल द इंडिविजुअल इन स्पेस, और ये पॉपुलेशन डेंसिटी ज्ञात करने की सबसे सामान्य विधि है, सबसे उचित, सर्वाधिक उचित मेथड है आपका, मोस्ट एप्रोप्रिएट। यस बेटा, अरे बोलो भी, है ना। जैसे केवलादेव घना राष्ट्र में 10 साइबेरियन सार्स हैं, वो आप समझ सकती हो,
है ना। लेकिन फिर अपन कहते हैं कि देखो कुछ उदाहरणों में ये काउंटिंग जो सबसे उचित तरीका है या तो मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, या फिर आप जानते हो डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, इसको निर्धारित करना क्या है, कठिन होता है। तो फिर वहां पर अपन कुछ अदर पैरामीटर को यूज करते हैं, वहां पर अपन फिर क्या करते हैं बेटा, कुछ अदर पैरामीटर को अपन यूज करते हैं। यस, तो आप समझ सकते हैं बेटा, अपन ऐसी बातें कहेंगे कि देखो नोट लगाएंगे यहां पर, है ना। तो आप क्या कहोगे कि कुछ उदाहरणों में कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं, उदाहरणों में ये टोटल नंबर यानी जो काउंटिंग वाला पैरामीटर है, काउंटिंग टोटल नंबर, या तो मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस बोले तो अर्थहीन, मीनिंगलेस है, अर्थहीन है ना, या निर्धारण करना कठिन है, यानी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। अब बेटा जी मेरे दिमाग लगा लो, सीधी सी बात कि उसको निर्धारित करना ही कठिन है। कैसे भाई, सीधी सी बात है, उसको या तो अपन कहें कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जहां अपन बात रहे कि अपन तुलना करेंगे तो उसकी भूमिका देखी जाती है कि इकोसिस्टम में उसकी भूमिका क्या है ना। तो वहां तो एक काउंटिंग करना अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। और कुछ में क्या होता है, कुछ पॉपुलेशन की साइज इतनी बड़ी होती है, इतने ज्यादा सदस्य होते हैं कि काउंटिंग करना या तो इम्पॉसिबल है, असंभव है, या बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो वहां पर फिर अपन कुछ अलग पैरामीटर, है ना। तो फिर आप कहोगे कि ऐसे उदाहरणों में कुछ अन्य पैरामीटर, अन्य मापदंड, पैरामीटर अधिक उपयुक्त होते हैं, अधिक उपयुक्त होते हैं, अन्य पैरामीटर अधिक उपयुक्त होते हैं। फिर अपन उन पैरामीटर्स को यूज करेंगे। तो वो पैरामीटर आपके हैं बेटा, जैसे मैं एक पैरामीटर की बात करता हूं, है ना, तो फर्स्ट तो ये होगा। सेकंड, जैसे मैं पैरामीटर की बात करता हूं आपके सामने कि बायोमास और परसेंटेज कवर एरिया, बायोमास जैव भार, बायोमास और परसेंट कवर एरिया, पर, है ना, ये बायोमास और परसेंट कवर एरिया। यस बेटा, तो देखो वही बात कहते हैं कि देखो एल्थो यद्यपि, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है, एल्थो यद्यपि टोटल नंबर, जो टोटल नंबर के द्वारा तुम डेंसिटी ज्ञात कर रहे हो, टोटल नंबर इज जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ पॉपुलेशन, है ना, यानी सबसे उपयुक्तम तरीका है, वो सबसे उचित है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। यस, लेकिन कुछ उदाहरणों में या तो वो मीनिंगलेस है, अर्थहीन है, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, या फिर कुछ उदाहरणों में समष्टि का आकार डिफाइन करना बहुत ही कठिन है, डिफिकल्ट है। तो ऐसे केसेस में आप परसेंट कवर एरिया बायोमास को ज्यादा मीनिंगफुल के रूप में लेते हो, परसेंटेज कवर एरिया बायोमास को अपन ज्यादा मीनिंगफुल फॉर्म में अपन लेते हैं। आप भी जानते हो बेटा बायोमास क्या होता है, बायोमास होता है लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जीवित कार्बनिक पदार्थों का भार। यस बेटा, कि क्या लिविंग ऑर्गेनिक मैटर है, और ये आप जानते हो दो टाइप का होता है, फ्रेश वेट ताजा भार, जो जल के साथ होता है ताजा भार, है ना, और एक आपका होता है ड्राई वेट, जल को उठाने के बाद बिल्कुल आपका ओनली ऑर्गेनिक मैटर का भार। तो ज्यादा उपयुक्त कौन सा होता है, ड्राई वेट। इसके अलावा परसेंट कवर एरिया क्या होता है बेटा, परसेंट कवर एरिया होता है, जैसे आपने बड़े वृक्ष देखे होंगे, है ना, तो ये कैनोपी नहीं देखी आपने, कैनोपी होती है, जैसे कई लोग अपन बात रहे कि वो बड़े छत्ता का एक अपने प्रचार के लिए वो कैनोपी लगाते हैं, वैसे बड़ा वृक्ष है तो उसका ऊपर से क्राउन, ताज कितना बड़ा है, तो वो आपकी क्या होती है, कैनोपी। तो परसेंटेज कवर एरिया, और आपने पढ़ा भी होगा फिजियोलॉजी में कैनोपी, है ना बेटा। तो देखो किसी पादप की कैनोपी के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल क्या होता है, परसेंटेज कवर एरिया। तो आप कहोगे किसी वृक्ष की कैनोपी मतलब वितान, ऊपर का जो ताज होता है वितान के द्वारा घेरा गया कुल क्षेत्रफल, समझे,
तो अब देखिएगा कि इसके लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं। किन एग्जाम्पल में अपन जो सबसे उपयुक्तम तरीका है काउंटिंग वो यूज न करके अपन ये पैरामीटर ही ज्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि इस उदाहरण जो अपन उदाहरण लेंगे उसमें ये मीनिंगलेस होगा, ये टोटल काउंटिंग। तो फिर अपन क्यों मीनिंगलेस होगा, दो कारण पढ़ेंगे, एक तो मीनिंगलेस क्यों होगा और फिर अपन पैरामीटर क्यों यूज करते हैं। यस बेटा, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल जो यहां पर देता हूं कि जैसे एक क्षेत्र में है ना 200 पार्थेनियम पादप है, लेकिन एक सिंगल ह्यूज बनाना ट्री विथ लार्ज कैनोपी। जैसे अपन कहें बेटा कि एक क्षेत्र में 200 पार्थेनियम के पादप हैं। पार्थेनियम आप जानते हो कैरेट ग्रास होती है, खरपतवार है ना, कैरेट गाजर घास है ना, तो शाक है, खरपतवार है, ठीक है। तो पार्थेनियम गाजर घास के 200 पादप हैं तथा एक विशालकाय कैनोपी वाला बड़ा बरगद का वृक्ष है। अब बताओ इस उदाहरण में क्या करोगे, तो आ जाओ इस उदाहरण में अपन क्या करेंगे। देखिएगा बेटा, अगर अपन फिर ऐसे उदाहरण में अपन ये कहें है ना बेटा कि पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान इज लो रिलेटिव टू दैट ऑफ पार्थेनियम अमाउंट, है ना, कि अपन यहां ऐसे कहें कि पार्थेनियम की अमाउंट यानी नंबर के हिसाब से, पार्थेनियम की संख्या के सापेक्ष अगर अपन देखें तो आप जानते हैं वो इसलिए ये निरपेक्ष विधियां हैं बेटा, ये निरपेक्ष है ना, निरपेक्ष विधियां, ये भी निरपेक्ष आएगी। लेकिन अमाउंट के अपन यहां देखें सापेक्ष, एक बड़ा वर्ग संख्या में 1 है और ये 200 है, तो आप जानते हो कि इस वे में तुम पार्थेनियम की ज्यादा बताओगे, लेकिन गलत। अगर तुम अमाउंट के हिसाब से अगर पार्थेनियम का ज्यादा बता रहे हो ना, तो बरगद की उस इकोसिस्टम में जो महती भूमिका है, उसको एनोरमस रोल है ना, उसको आप इग्नोर कर रहे हो, अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। कैसे बेटा, आगे जाकर देखो अपन पढ़ेंगे कम्युनिटी में वहां पर कि भाई की स्टोन जातियां होती है, क्या होती है, की स्टोन। ये आगे जाकर मैं कम्युनिटी लिखाऊंगा तो परिभाषा भी लिखा दूंगा, कुंजशील जातियां। की स्टोन जातियां क्या होती है बेटा, कि संख्या में तो कम होती है, लेकिन पारितंत्र की संरचना को बनाने में उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और जब एडवर्स कंडीशन होती है तो पारितंत्र रन करे, ट्रॉफिक लेवल में कंटिन्यूटी बनी रहे न्यूट्रिएंट की, उसको करने में उनका बहुत बड़ा रोल होता है ना। जैसे जानते हो ये बेटा आप वो बहुत इंपॉर्टेंट बताऊं, जैसे टाइगर लोइन बहुत कम है, लेकिन कम्युनिटी का स्थायित्व है, उसके बैलेंस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे ही आप जानते हो बरगद और अंजीर उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के वे वृक्ष हैं जो आप जानते हैं बेटा विशालकाय हैं, तो हजारों पक्षियों का आवास देते हैं। साथ साथ में क्या करते हैं कि बरगद और अंजीर वर्षावनों के वो वृक्ष हैं जब अन्य सब प्रकार के वृक्ष फल फूल पुष्प फल देना बंद कर देते हैं, उस सीजन के अंदर ये फल देते हैं कौन, बरगद और अंजीर। तो उस समय पर जितने भी फलाहारी या बीज भक्षी जो पक्षी हैं वो इन पे डिपेंडेड होते हैं। यस, तो वहां फूड चेन को या उस पारतंत्र अस्तित्व को बचाए रखते हैं ना ये, इसलिए की स्टोन जातियां हैं। क्या है, की स्टोन। इसलिए आप जानते हो कि यहां अपन नंबर काउंटिंग मेथड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो मीनिंगलेस है। यहां अपन ज्ञात करेंगे बायोमास और परसेंट कवर एरिया। तो एक विशाल वृक्ष है बरगद का, उसके नीचे चाहे 1000 पार्थेनियम क्यों ना होगे, समष्टि ना, तो किसका ज्यादा आएगा, बरगद का ही आएगा। किस पैरामीटर के बेसिस पे, बायोमास और परसेंटेज कवर एरिया। और आप कहोगे सर अपन काउंटिंग यूज करें, तो कई व्यक्ति कहते थे कि हम काउंटिंग यूज करेंगे, कर ही नहीं सकते क्योंकि काउंटिंग वहां पर, गणना वहां पर मीनिंगलेस है। वहां पर अपन करेंगे क्या, बायोमास और परसेंट कवर एरिया। यस बेटा, और बायोमास परसेंट कवर एरिया के बेसिस पे उस बरगद का ही समष्टि घनत्व क्या आएगा, ज्यादा आएगा। बात को समझे। और आप जानते हो कि ये जो बायोमास या परसेंट कवर एरिया है, इस पैरामीटर का अपन यूज तब भी करते हैं जब दो बिल्कुल असमान आकार के पादपों की तुलना करनी हो। यस बेटा, तो अपन ये भी कह देते हैं कि यहां उपयुक्त मापदंडों को तब भी प्रयुक्त करते हैं जब दो असमान आकार के पादपों की तुलना करनी हो।
अब बड़ी बात ये नहीं कि चलो पार्थिनम बहुत छोटे आकार के, बरगद बहुत विशाल का तब अपन दे दिया, नहीं, साथ में उसकी इकोसिस्टम में भूमिका बड़ी है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन इंग्लिश एनसीईआरटी ने लिख रखी है बेटा, क्योंकि बरगद अगर आप पार्थिनम के अमाउंट के रिलेटिव में, इसलिए आप जानते हो रिलेशन अपन देखते ही नहीं है। यहां अपन जो ये निरपेक्ष विधियां है, ये भी टोटल नंबर भी और ये भी आपकी क्या है, निरपेक्ष विधियां। रिलेटिव मेथड तो भी आगे आएंगे। यस बेटा, तो देखो वहां एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्लिश एनसीईआरटी ने जो मैं आपको बताता हूं कि पार्थिनम के अमाउंट के अपन उसको अमाउंट के फेवर में देखें तो अगर बरगद का आप कम बता दोगे तो आप जानते हैं कि अंडर एस्टिमेटिंग द एनोरमस रोल ऑफ द बनियान इन दैट कम्युनिटी, यानी आप उस इकोसिस्टम में, उस कम्युनिटी में जो बरगद की बहुत बड़ी भूमिका है, महती भूमिका है, उसको इग्नोर कर रहे हो, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हो बेचारे को, कि इतनी बड़ी ऑक्सीजन दे रहा है, इतने पक्षियों को आवास दे रहा है, उस समय फल और बीज देता है तब कोई नहीं दे रहा है। तो आप समझ रहे हैं वो की स्टोन जाती है, की स्टोन स्पीसीज का कंसेप्ट अपन आगे और बता देंगे। इसलिए यहां बरगद का ही समष्टि घनत्व क्या आएगा, ज्यादा आएगा, बरगद का ही समष्टि घनत्व है ज्यादा आएगा, सीधी सी बात है। अरे बोलो, तो ये आप कवर कर लेंगे। इसके पश्चात आप देखिएगा कि अपन कुछ नेक्स्ट मेथड्स अपन लेते हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी, अब आपकी दो निरपेक्ष हो गए और अब आपका आएगा रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी तो देखिएगा, रिलेटिव डेंसिटी भी यहां पर कर लेते हैं आराम से। तो थर्ड आप देखिएगा रिलेटिव डेंसिटी। यस बेटा, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। ये जो बरगद वाला है ना, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में 2021 में आ सकता है, ये गारंटेड। आप 2021 लगा देना बेटा, ये क्वेश्चन आएगा बाबा की मेहर से, आप समझ रहे हैं। अब आप देखिएगा कि रिलेटिव डेंसिटीज, यस, तो वही अपन कहें बेटा, देखो यहां पर आपेक्षिक अपन विधियां लेंगे, आपेक्षिक विधियां, है ना। तो देखिएगा रिलेटिव डेंसिटीज, वही बात देखो बेटा कि यद्यपि आप जानते हो कि टोटल नंबर या काउंटिंग मोस्ट अप्रोप्राइट, मतलब सबसे उपयुक्त मापदंड है मेजर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को ज्ञात करने के लिए। अरे बोलो, लेकिन फिर देखो कुछ तरीकों में ये इजीली अडेप्टेबल नहीं होता है ना, क्योंकि कुछ तरीकों में क्या होता है कि पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी होती है, पॉपुलेशन की साइज बहुत बड़ी होती है, या उसको काउंट करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, डिफिकल्ट है उसको डिटरमाइन करना। तो वहां पर आप क्या करते हो, रिलेटिव डेंसिटीज, है ना। तो आप जानते हो कि जब किसी पॉपुलेशन का, जब किसी पॉपुलेशन का आकार अत्यंत बड़ा हो, है ना, उसमें उपस्थित इंडिविजुअल की गणना असंभव हो, तो इन मापदंडों को प्रयुक्त करते हैं। समझ गए, प्रयुक्त करते हैं। जैसे आपने देखा बेटा, एक लेबोरेटरी की बात करें, एक प्रयोगशाला में, एग्जाम्पल दूं मैं आपको। तो प्रयोगशाला में मान लो पेट्रीडिस है, पेट्रीडिस में आप समझ सकते हो कि जो भी प्रखंड लिया पेट्रीडिस है, उसमें कांच की नलिका होती है, उसमें न्यूट्रिएंट है, पोषक माध्यम है। अब वहां बैक्टीरिया सेल को रख दिया, बैक्टीरिया ने कल्चरिंग की, तो जीवाणु संवर्धन। अब वहां जीवाणु की संख्या को काउंट करना मुश्किल होगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ऐसे आप जानते हो, चलो वो यहाँ तो इम्पॉसिबल होगा। जैसे छोटी छोटी मछलियां होती है, तो समुद्र में या किसी भी जलाशय में बहुत ज्यादा अमाउंट में होती है और मूवमेंट करती रहती है, तो वहां पर भी उनको काउंट करना इम्पॉसिबल सा है। तो फिर वहां पर आप क्या लेते हो, रिलेटिव डेंसिटी। क्या लेते हो, रिलेटिव डेंसिटी। यस, इससे पहले दोनों तरीके आपने यूज करी हो, निरपेक्ष विधियां थी, ये आपकी सापेक्ष रिलेटिव डेंसिटी वहां पर लेते हो। तो देखिएगा कि वहां रिलेटिव डेंसिटी में आप क्या करते हो बेटा, जैसे
आपने कहा पेट्री में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन या किसी तालाब में फिशेज की पॉपुलेशन, किसी तालाब में फिशेज की पॉपुलेशन, फिशेज की पॉपुलेशन, सॉरी, समझ रहे हो? तो ऐसे तरीकों में आप क्या करते हो बेटा, सैंपलिंग मेथड यूज करते हो, है ना, सैंपलिंग मेथड, समझ गए? सैंपलिंग मेथड यानी बेटा आप रिलेटिव मेथड, सैंपलिंग मेथड यानी बेटा आप समझ सकते हो कि भाई जैसे अपन किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, जैसे अपन प्रतिपार ट्रैप डालते हैं, किसमें, जलाशय में ट्रैप, तो बार बार मछलियां उसको मार्क कर दिया, अब मार्क करके रिपीटेटिव जो फ्रीक्वेंसी कितनी आई, जैसे मान लो कि आप क्या करते हो कि सैंपलिंग मेथड में आप जानते हो बेटा कि किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, किसी सैंपल में प्रत्येक बार आई मछलियों की संख्या, समझे? जैसे अपने डाला ट्रैप डाला प्रतिपास, अब मान लो आपको 20 मछलियां पकड़ में आई, उनको मार्क कर दो, मार्क कर दिया, वापस छोड़ दो, अब दोबारा से ट्रैप डालो, अब नई और वो कॉमन यानी वो मार्क वाली कितनी आई, तो किसी सैंपल में प्रत्येक बार यानी बार बार रिपीट कितनी हुई, रिपीट फ्रीक्वेंसी, उससे फिर अपन काउंट कर लेते हैं। बात को समझे बेटा? तो ये आपकी होती है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, बोलो बेटा। ये अपन कहें कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज बटा टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीसीज इनटू 100, ये अपन मेथड ले लेते हैं। खैर लेकिन ये अपन इतना से लेते हैं कि सैंपल प्रत्येक बार आई। ऐसे ही जंगल में से खरगोश लोग गति कर देते हैं, वहां भी CM/R, तो वही फ्रीक्वेंसी जो है बटा R, रिलेटिव डेंसिटी। तो वहां पर भी क्या करते हैं, जैसे भाई संपूर्ण रात्रि में अपन कहें बेटा कि 20 खरगोश पकड़े, उनको सबको मार्क कर दिया, दोबारा पकड़े तो 28 से पकड़े, अब 28 में 4 मार्क वाले आए, है ना, तो 28/4 कितना, 7, रिपीटेड फ्रीक्वेंसी भाई आपकी 28 पर 7 तो 4, तो आप जानते 20 इंटू मतलब आपके जो सॉरी सीधी सी बात है 28/4 यानी 7, 7 को 28 हो गए ना, तो रिपीटेड फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं कि 28 पर प्रति 7 पर रिपीट हो रही है, तो आप जानते हैं कि फिर वो 20 इंटू 7 यानी 140 आ गए, 140। तो ये आप जानते हो कि सैंपलिंग मेथड आपका होता है। अब देखो ये तो आपकी होगी रिलेटिव डेंसिटीज मेथड। अब कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड क्या होते हैं ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो देखो बेटा, निरपेक्ष में 2 हो गए, काउंटिंग और बायोमास परसेंट कवर एरिया, फिर आपका रिलेटिव हो गया, और उसके पश्चात आप देखिएगा इनडायरेक्ट मेथड, यस बेटा, या इनडायरेक्ट काउंट। तो फोर्थ आप देखिएगा इनडायरेक्ट काउंट, इनडायरेक्ट काउंट, समझे? इनडायरेक्ट काउंट में देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात, ना तो आप यहां देखोगे ना गिनोगे, बिना देखे बिना गिने, है ना भाई, आपने ना तो वास्तविक रूप से गिना ना देखा, है ना, लेकिन फिर भी अपन बात रहे कि समष्टि घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। तो इस मापदंड में, इस पैरामीटर में किसी समष्टि के सदस्यों को बिना देखे अथवा गिने, बिना देखे अथवा गिने, है ना, वास्तविक रूप से बिना देखे गिने, फिर भी अपन समष्टि घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, फिर भी समष्टि घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ये कुछ ही में लेते हैं अपन बेटा, कुछ ही बातों में लेते हैं। जैसे आप जानते हो जब ये टाइगर रिजर्व होते हैं तो जहां बाघ बाघिन या लायनेस जो होती है, शेर शेरनी जब जनन करते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं जा सकता है। तो आप जानते हो वहां पक्का पता होता है कि भी एक बार में जो बाघ बाघिन कितने शावक पैदा करते हैं, या फिर वहां पर क्या होता है कि नेशनल पार्क या जो टाइगर सिनेसिस है, बाघ समष्टि, है ना, तो आप जानते हो कि जो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय बाघ आरक्षित क्षेत्र है, नेशनल पार्क में जो टाइगर सिनेसिस है, बाघ समष्टि, है ना बेटा, का घनत्व है, का घनत्व बताओ उन्होंने कैसे करते हैं, पग मार्क, यानी उनके पदचिन्ह कि बड़ा होगा तो वयस्क होगा, उससे पग मार्क बड़े होंगे, साव के छोटे छोटे होंगे तो पग मार्क,
एक तो पगमा को देखकर, और एक फीकल पेलेट्स। फीकल पेलेट्स होती है उनकी मल गुट्टिकाओं की संख्या, निश्चित संख्या में मल की गुट्टिकाएं त्यागते हैं, तो मल गुट्टिकाओं की संख्या, तो मल गुट्टिकाओं की संख्या को देखकर समष्टि घनत्व ज्ञात कर लेते हैं। बात को समझे, है ना बेटा। तो ये आप जानते हो कि बिना देखे, वास्तविक रूप से बिना गिने फिर भी समष्टि घनत्व है, जैसे टाइगर सिनेसिस का बहुत अच्छा एंसर ने दे रखा है, कर लेते हैं। यस, तो इस फॉर्म में अपन बात बढ़ा कि ये आपके सारे तरीके आपके हो गए, तो बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको कंप्लीट किया। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, समष्टि में वृद्धि। भाई तुम भी ये जानते हो, द साइज ऑफ ए पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीसीज, किसी भी जाति के लिए उसकी पॉपुलेशन का जो साइज है वो नॉट ए स्टैटिक मैटर, वो स्टैटिक प्राचाल तो हो नहीं सकता है, वो डायनेमिक है, चेंजेस होते रहते हैं। कभी जन्म दर ज्यादा है तो बढ़ जाएगा, मृत्यु दर अगर ज्यादा है तो घट सकता है। तो जन्म दर, मृत्यु दर, नेटिलिटी, मोर्टेलिटी, इसके अलावा ये तो प्राकृतिक कारक हैं। फिर आप्रवासन, उत्प्रवासन, तो देखिएगा अपन देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, और उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा इस लेक्चर में यहीं तक आपने एंजॉय किया, तो एंजॉय इकोलॉजी बहुत मस्त है, जबरदस्त है। और पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, वहां से 100% एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर साल आ रहा है, उसको अपन बताएंगे भी आपको। तो थैंक यू वेरी मच।